हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल EduTree में। दोस्तों, BHDE 142 को रीडिंग करने के क्रम में आज हम आधुनिक युग की सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने आधुनिक युग के राजनीतिक संदर्भ को पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम सांस्कृतिक संदर्भ को पढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक युग की सांस्कृतिक संदर्भ। 19वीं शताब्दी के भारतीय नवजागरण को यूरोप के जिन विचारकों से प्रेरणा मिली उनमें रूसो, कांट, जॉन स्टुअर्ट मिल, हॉवर्ड स्पेंसर आदि महत्वपूर्ण हैं। इस जागरण में वैज्ञानिक दृष्टि के लिए विशेष आकर्षण था। यह नवजागरण उपनिवेशवादी दौर की ही उपज थी, इसलिए उसकी अपनी सीमाएं भी थीं। स्वाधीनता संघर्ष ने इस मानसिकता में आगे चलकर गुणात्मक परिवर्तन उपस्थित किया। जब 19वीं शताब्दी में भारत में नवजागरण की स्थिति उत्पन्न हुई तो इस विचार का जन्म जो हुआ नवजागरण का, उसकी जो प्रेरणा स्रोत थे उसमें रूसो, कांट, जॉन स्टुअर्ट मिल, हॉवर्ड स्पेंसर आदि महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। स्वाधीनता संघर्ष में इस मानसिकता में आगे चलकर गुणात्मक परिवर्तन उपस्थित हुआ। यह ऐतिहासिक सच्चाई है कि दुनिया में नवजागरण का काल अलग अलग संदर्भों में साथ आता है, वह एक ही समय तक ही नियम से नहीं आता। भारत में नवजागरण का आरंभ 19वीं शताब्दी में हुआ, जब यूरोपीय वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और भारतीय धार्मिक संस्कृति में टकराहट उत्पन्न हुई। भारत में जब हम नवजागरण के विचार का जन्म देखते हैं तो यह हमें 19वीं शताब्दी में देखने को मिलता है, जब यूरोपीय वैज्ञानिक संस्कृति और भारत की धार्मिक संस्कृति आपस में टकराई, इनका विरोधाभास उत्पन्न हुआ। तब हमें भारत में नवजागरण विचार उत्पन्न होते हुए दिखता है। भारतीय नवजागरण के केंद्र में एक समग्र मनुष्य की कल्पना थी, जिसका आरंभ राजा राम मोहन राय, जिनका जन्म 1772 और मृत्यु 1833 में हुई थी, के विचारों में तथा परिणति महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी थे, के जीवन दर्शन में दिखाई देती है। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उसी प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज स्थापित हुआ। राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया और उस पर प्रतिबंध लगवाने में सफल हुए। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी देश की जनता को शिक्षित किया। वे बहुविवाह जैसी सामाजिक विकृति के विरुद्ध थे और अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दे रहे थे। स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उनके प्रयत्नों का ऐतिहासिक महत्व है। आगे चलकर देवेंद्रनाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा विवाह का प्रचलन आरंभ हुआ। जो विधवा विवाह का प्रचलन पुनः प्रारंभ हुआ, उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का महत्वपूर्ण योगदान था। स्त्री शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज खोले गए। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, जो कि 10 अप्रैल 1875 को उन्होंने स्थापित किया था। नवजागरण की प्रक्रिया उन्होंने तेज की। वे भी जातीय संकीर्णता के विरुद्ध थे और स्त्री शिक्षा के पक्ष में थे। एक अर्थ में देश प्रेम दर्शन को रामकृष्ण परमहंस ने सामाजिक नवजागरण का मूल मंत्र बताया। वे सभी धर्मों की मूलभूत एकता के लिए अपने विचारों से नई जमीन बना रहे थे। विवेकानंद ने रामकृष्ण के संदेश को यूरोप, अमेरिका तक फैलाया। वे वेदांत दर्शन और हिंदू धर्म की नई व्याख्या के लिए तथा भारत की एक नई खोज के लिए प्रसिद्ध हुए। 1873 में एनी बेसेंट भारत आई। उन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी के लिए कार्य करते हुए जातिवाद जैसी संकीर्णताओं के विरुद्ध वातावरण बनाया। सर सैयद अहमद ने मुस्लिम स्त्रियों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। मुस्लिम समुदाय के बीच नई जागृति लाने में उनका विशेष योगदान रहा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, जो कलकत्ता में 1800 ईस्वी में हुई थी, नव जागरण की विचारधारा को प्रसार के लिए एक अवसर दिया। जब
1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तब नवजागरण की चेतना, स्वाधीनता संघर्ष की चेतना एक साथ घुल गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जितना राजनीतिक महत्व था, उतना ही सांस्कृतिक महत्व भी। आधुनिक युग की एक बड़ी सांस्कृतिक चिंता थी कि देश प्रेम, राष्ट्रीय अस्मिता और विश्व भावना या विश्व दृष्टि में सामंजस्य स्थापित कैसे की जाए। एक ओर परंपरा के ग्रहण या रक्षा की नैतिक जिम्मेदारी थी, तो दूसरी ओर नवीनता के साथ उनके उपयुक्त सामंजस्य के विवेक का भी प्रश्न था। 17वीं 18वीं सदी में अंग्रेज व्यापारियों ने जो विश्व बाजार बनाया था, वह मानवीय स्वाभिमान के लिए चुनौती बना। हिंदी लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1908 ईस्वी में सरस्वती नामक प्रेस के माध्यम में यह चिंता प्रकट की। अनुमान किया जाता है कि भारतीय लेखक आधुनिक युग में मनुष्य मात्र की चिंता के लिए अधिक लेखन कार्य करते थे। रविंद्रनाथ और प्रेमचंद का साहित्य इसी गहरी विकलता का उदाहरण है। दुनिया में मनुष्य के साथ कहाँ क्या घट रहा है, यह जानने के लिए बेचैन भारत की अपनी सामाजिक संरचना को देखें तो यहाँ सामंतवाद की रूढ़ियाँ प्रबल थी। वे बार बार नए रूपों में प्रकट होती थी। वर्ण व्यवस्था कट्टर थी, वह भी नए नए रूपों में चुनौती की तरह प्रकट होती थी। विज्ञान की स्वीकृति के लिए बहुत लंबा संघर्ष जरूरी था। महावीर प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और प्रेमचंद का संघर्ष इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में निम्न वर्ग में जन्म लेकर ज्योतिबा फूले ने नवजागरण की प्रक्रिया न सिर्फ तेज की, बल्कि नवजागरण की एक दूसरी धारा के प्रवर्तन में प्रभुत्वशाली वर्ग को चुनौती दी। 1948 में उन्होंने निम्न जाति के लड़कों के लिए स्कूल खोला। 1851 में लड़कियों के लिए स्कूल खोला। ब्राह्मणत्वेरों को संगठित कर उन्होंने जो आंदोलन 19वीं शताब्दी में चलाया, उसी की अगली कड़ी 20वीं शताब्दी में भीमराव अंबेडकर कहे जा सकते हैं, जिनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। स्वदेशी भाषाओं की प्रतिष्ठा के लिए विकसित नई जागरूकता को भी बड़े स्तर पर नव जागरण का जरूरी हिस्सा समझना चाहिए। गद्य का विकास कहीं न कहीं सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य में एक साथ हुआ। मुद्रण कला का विकास, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, पाठक वर्ग का उदय, पूर्व पश्चिम की संस्कृति का संबंध और संघर्ष, मुक्ति संघर्ष की चेतना, दलितों उपेक्षितों का उत्थान, सामाजिक न्याय समानता के लिए निरंतर संघर्ष, सौंदर्याभिरुचि में बुनियादी बदलाव, विश्व भावना का विकास, ये तमाम संदर्भ मिलकर आधुनिक युग की मानसिकता का निर्माण करते हैं। भारतीय भाषाओं का आधुनिक साहित्य इसका उदाहरण है कि जिस यूरोप के संपर्क में हमारे यहाँ आधुनिक चेतना का विकास हुआ, उसी ने नए अवरोध भी पैदा किए। पर इतिहास में आगे देखना जरूरी होता है, पीछे लौटना नहीं। अतः यूरोप के सकारात्मक अवदान को ग्रहण करते हुए ही हमें अपनी भारतीयता और अपनी आधुनिकता में संगति बिठानी है। आधुनिक भारतीय साहित्य आज विश्व साहित्य का जरूरी अंग है। यह स्थिति प्राप्त करने में भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही।